रीबर्थ ऑफ माई डेमन प्रोफेसर एपिसोड 17। ये सुनकर वो आदमी अपना सर झुकाते हुए, हम इंफॉर्मेशन निकल रहे हैं, उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। उसकी फैमिली के बारे में तो पता चल गया है, पर उनका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ऐसे ही कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता क्योंकि उनकी फैमिली के पीछे ऐसे बॉडीगार्ड रखे हुए हैं जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। हमने उन पर नजर रखने के लिए हमारे एक आदमी को भेजा था, किसी की नजर उसे पर चली गई तो वो उसके पीछे आने लगा, पर उसने अपनी जान एक्सीडेंट में गंवा दी। ये सुनकर प्रधान अपनी आंखों को बंद करके अपनी ठंडी आवाज में, इसका मतलब हमारे आदमी तो काम के है ही नहीं, उनकी नजर कम पर है ही नहीं, सारी नजर तो उन्हें अपने नशे में डाल दी है, जो एक भी काम के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आखिर इतनी ज्यादा बेवकूफियां कैसे कर सकता है कोई, यह पता होने के बावजूद भी कि हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं वो क्या है सभी को पता है, फिर भी हर कोई खामोश है, कोई भी अपना काम सही से नहीं कर रहा है। दुर्रानी यह सुनकर अपना सर झुका लेता है। उसके चेहरे पर परेशानी थी और वही दुर्रानी के चेहरे की परेशानी को देखकर प्रधान अपनी ठंडी आवाज में, यही चीज मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है क्योंकि इसमें रहता है नाकामयाबी, बेवकूफी, जो तुम लोग बहुत अच्छी तरह से करने लगे हो, ये पता होने के बावजूद भी कि तुम लोग मेरे साथ काम करते हो। दुर्रानी यह सुनकर घबराने लगता है, चेहरे का रंग उड़ गया था, उसकी आंखें पूरी तरह से परेशानी में भर गई थी। प्रधान अपनी जगह पर खड़ा होकर, जितना हो सके उतना जल्दी इन्फॉर्मेशन निकालो, मुझे हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए और यह नहीं हो पाया तो इस बार मैं तुम्हारी जान लेने के बारे में एक सेकंड भी नहीं सोचूंगा। तुम जानते हो कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं और उसे बेवकूफियां पसंद नहीं है। इतना कहकर वह से जाने का इशारा कर देता है और वही उसके जाते हैं प्रधान अपने दोनों पर सोफे पर रख देता है और लेट जाता है, तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है, जिसकी वजह से वह कॉल को अटेंड करता है। सामने से एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, तुम्हें जिसके बारे में जानना है उसकी डिटेल मैंने तुम्हारे घर के गेट के बाहर रख दिए हैं। ऐसा करता हूं कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन पढ़कर बहुत ज्यादा सुकून मिले, तुम्हारा शुभ चिंतक। इतना कहकर सामने वाला तो कॉल कट कर देता है, पर वही उसकी बातों को सुनकर वो परेशान होने लगता है। प्रधान कॉल को फिर से ट्राई करता है तो वो दूसरा आदमी ही उठा लेता है, जिसकी वजह से वो भागते हुए अपने पैलेस गेट के बाहर चला जाता है। वही उसका आदमी भी उसके पीछे पीछे जाते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि प्रधान ऐसे भाग क्यों रहा है। वही प्रधान जब बाहर आता है तो उसे एक बड़ा सा पैकेट मिलता है। उसे देखकर वह अपने का आदमी को भेज देता है, जो हाथों में पैकेट को अपने हाथों में लिए पहले चेक करता है। तो उसमें कुछ फाइल और एक पेन ड्राइव थी जिसे वह अपने हाथों में लेकर देखने लगता है। सभी प्रधान की नजर सामने खड़े शख्स की तरफ चली जाती है, जिसने लाल कलर के कपड़ों में खुद को छुपा लिया था। वह उसे देखकर मुस्कुराते हुए बाइक का इशारा कर देता है और वहां से बाइक को ले जाता है। और वही उसे जाते हुए उसके आदमी उसका पीछा करने ही वाले थे कि प्रधान उन सभी को रोककर शांत होने का इशारा कर देता है और खुद उसे पैकेट को देखने लगता है। उसके चेहरे पर ठंडा एक्सप्रेशन थे। वही उसके आदमी है। ये सब देखकर हैरान हो गए थे कि आखिर प्रधान ने उन्हें रोका क्यों, कोई कुछ कहता नहीं है। सब लोग खामोश हो जाते हैं क्योंकि किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उससे कुछ बोलो। वही प्रधान अपनी ठंडी नजरों से चारों तरफ घूमते हुए, अगर तुम लोगों को पता था यहाँ पर एक पैकेट है तो तुम लोगों ने वह अंदर क्यों नहीं भेजा, और यहाँ पर इतने सारे लोग होने के बावजूद भी किसी को कोई खबर ही नहीं है। और वहां पर जो 20 आदमी थे उन्होंने अपना सर झुकाया था। ये देखकर प्रधान यहाँ वहां नजर डाल देता है, जैसे वह कुछ सोच रहा है, और बिना देर किए अपनी रिवॉल्वर तो निकालकर वह 20 आदमी को बिना अपने चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन लिए, ना कुछ भी चेहरे के रिएक्शन को बदलकर मार देता है, जैसे कोई खेल खेल रहा है। देखते देखते 20 लाश जमीन पर गिर गई थी। जो शख्स जिंदा थे वह आप सभी मर गए थे। प्रधान वहां से रिवॉल्वर को अपने जेब में डालकर, अब देखने से अच्छा है कि इन सभी को ठिकाने लगा, जो काम ना करे उन्हें यहाँ पर रहने का हक नहीं है। इतना का करो अपने दूसरे आदमियों को तरफ देखा है जो उसके पीछे खड़े थे, और फिर उसे पैकेट खोली है, पेन ड्राइव को देख रहा था और फाइल भी तो उसके हाथों में थी। वह हाल में बैठ जाता है। उसके सामने पानी का गिलास एक्सपेरिमेंट आगे कर देता है, जिससे वह पानी पीना शुरू कर देता है और साथ में फाइल को भी ओपन करके वह देख रहा था। फाइल के जो डॉक्यूमेंट थे उन्हें देखकर वह होठों पर सिगरेट रख देता है। वह अपनी ठंडी नजरों से उसे फाइल को देखकर खुद से है, अगर यह पॉसिबल है तो इसके अंदर इतनी पावर कहां से आ गई।
जो ये सब की नजरों से कोहिनूर हीरे को छुपा रहा था। वहां पर तो आदमी गए थे मेरे, उन्हें कैसे यह नहीं मिली। खुद से इतना कहकर वह अपनी आंखों को बंद करके एक लंबे सांस लेकर उसे पेन ड्राइव को ओपन करने के लिए अपने एक आदमी के पास भेज देता है। वही दुर्रानी भी वहां पर खड़ा था। पेन ड्राइव को टीवी से अटैच करके वहां पर एक ब्लर स्क्रीन आने लगती है। उसके बाद सबको साफ साफ देखना शुरू हो जाता है। उसमें एक आदमी अपने ब्लैक कपड़े पहने हुए बिना अपना चेहरा दिखाए अंधेरे में वह खड़ा था। प्रधान उसे आदमी को अपनी एक आईब्रो ऊपर करके देखने लगता है। वैसे ही अपने एक ऊपर दूसरा पैर डाले हुए उसे देखने लगता है। वही वह आदमी अब हंसने लगता है। और फिर हंसी के बाद उम्मीद तो थी उस मिलने की, पर कुछ वक्त है अभी भी। उससे पहले तुम्हारे लिए रास्ते बनाओ, मुझ तक पहुंचाने के तुम्हें इंतजार था ना, जिसे तुम ढूंढना चाहते थे वह तुम्हें पता ही है कहां पर है। यह मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा है, जंग शुरू होने से पहले इसका ऐलान समझ सकते हो। फिलहाल तो मुझे परेशान मत करो, मैं अपने अच्छे मूड में हूं, अपने बदले को पूरा करो और फिर मेरे पास आना तब तक के लिए। उसके सामने एक ब्लैक कलर का रॉस आगे कर देता है और फिर वैसे ही स्क्रीन बंद हो जाती है। और वही ये देखकर दुर्रानी हैरानी भैया आवाज में, आखिर यह कौन कर सकता है, ये कोई मजाक था, पर आपके साथ ही मजाक कौन कर सकता है। दुर्रानी के बात को सुनकर प्रधान उसके सामने फाइल को आगे करके आज रात के जाने की टिकट बुकिंग करो, इतना कहकर वह जाने लगता है। और वही प्रधान कैसे करने से दुर्रानी खुद से है। इन्हें गुस्सा नहीं आया, किसी ने इन्हें ऐसे ही इंफॉर्मेशन दी और यह भरोसा भी कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन गलत हो, क्या पता ये सोचे समझे किसी की चाल भी हो सकती है। वह यही सब सो रहा था, तभी सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं। प्रधान अपनी गहरी आवाज में, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिसने ये भेजा है वह मेरा सबसे खास दुश्मन है। धनुष राजवंशी को पहले से ही सब कुछ पता था कि मैं आया हूं और मेरे दुश्मन को वह अपना इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल तो मेरा बदला पूरे करने दो, आखिर उसकी इतनी मेहनत को मैं जाया नहीं होने दे सकता। इतना कहकर वो जाने ही वाला था कि तभी अपने कदम को रोककर दुर्रानी की तरफ देखकर, तुम्हें मैंने जिसके बारे में कहा था वो अभी तक क्यों नहीं आई, क्या उसकी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल तुमने। दुर्रानी यह सुनकर एक पल के लिए तो घबराने लगता है, फिर अपने आप को जैसे तैसे संभालते हुए, इंफॉर्मेशन तो निकली है पर वह ऐसी लड़की नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। प्रधान ये सुनकर हंसने लगता है। वह हंसते हुए उसे देखकर, तो तुम्हें क्या लगता है मेरी चॉइस घटिया होगी, उसे देखकर ही पता लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा अलग लड़की है। इसी वजह से तो मेरी आंखों में बस गई। तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं, 3 घंटे के अंदर वह मेरे बिस्तर पर होनी चाहिए। प्रधान इतना कहकर वहां से चला जाता है और दुर्रानी उसे जाते हुए देखकर खुद से ही, आखिर ये दूसरों की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हैं, इन्हें पता नहीं है कि वह लड़की बहुत ज्यादा मासूम है, पता नहीं आखिर कैसे उनकी नजर उसे पर चली गई। खुद से ही इतना कहकर वह अपनी आंखों को बंद करके अपना सर हिलने लगता है और फिर वहां से चला जाता है। प्राइवेट पैलेस के अंदर दानिया ने अपनी आंखें खोल रखी थी। उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। दोपहर के 3 बजे बज गए थे। वह अपनी कमर को पकड़कर अपनी आंखों को जैसे तैसे करके सहला रही थी। उसे बेइंतहा दर्द हो रहा था। तभी कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई देती है। उसे घबराहट महसूस होती है कि कहीं धनुष तो नहीं आया है ना फिर से। तभी उसकी नजर एक औरत पर चली जाती है, जो उसे देखकर मुस्कुराते हुए, आप उठ गई मैडम, क्या आपको और ज्यादा सोना है, क्या आपको कुछ चाहिए। दानिया ये सुनकर ब्लैंकेट को अपने ऊपर डाले हुए अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, जी आप कौन है। दानिया रात को सुनकर वह औरत मुस्कुराते हुए, मेरा नाम कमल है, मैं इस फर्म उसकी केयर टेकर करूं, मुझे रात को जल्दी जाने के लिए कह दिया, आज मुझे लेट भी हो गए हैं। मालिक से बात हुई, उन्होंने कहा कि आपकी केयर करनी है। इस समय आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पता है शादी के बाद जब पहली बार होता है तब बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए सारी चीज लाई हूं। आप पहले शांत हो जाए और यह गर्म पानी के टब में अपने पर डाल दीजिए, जिससे आपको अच्छा लगेगा। मैं आपके लिए खाना भी लाया है, वह भी खा लीजिए और साथ में आपको मेडिसिन दिखानी है, जिससे आपको दर्द कम हो जाए और आपको अच्छा महसूस हो। दानिया ये सुनकर ब्लैंकेट को अपने ऊपर डाले हुए अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, जी आप कौन है। दानिया रात को सुनकर वह औरत मुस्कुराते हुए, मेरा नाम कमल है, मैं इस फर्म उसकी केयर टेकर करूं, मुझे रात को जल्दी जाने के लिए कह दिया, आज मुझे लेट भी हो गए हैं। मालिक से बात हुई, उन्होंने कहा कि आपकी केयर करनी है। इस समय आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पता है शादी के बाद जब पहली बार होता है
तब बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए सारी चीज लाई हूँ। आप पहले शांत हो जाए और यह गर्म पानी के टब में अपने पर डाल दीजिए, जिससे आपको अच्छा लगेगा। मैं आपके लिए खाना भी लाया है, वह भी खा लीजिए और साथ में आपको मेडिसिन दिखानी है, जिससे आपको दर्द कम हो जाए और आपको अच्छा महसूस हो। दानिया कमल की बात सुनती है तो उसका चेहरा पूरी तरह से लाल लाल होने लगता है, यहाँ तक कि उसे अपने पेट में गुदगुदी जैसा महसूस हो रहा था। वही कमल उसे अपनी बच्ची की तरह ही समझ रही थी। पहले उसके पैर को गर्म टब में रखवा दिया और फिर उसे खाना खिलाने लगी। दानिया छोटे बच्चों की तरह खाना खा रही थी। उसने पहले ही धनुष का शर्ट पहना हुआ तो जो उसने पहनाया हुआ था। उसे खाना खाने के बाद कमला उसे टैबलेट दे देती है और फिर उसे देखकर मुस्कुराते हुए, आप परेशान मत हो। मुझे पता है आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी क्योंकि यह कम उम्र में ये सब होता है, तो दर्द तो होता ही है। आप एक औरत दूसरी औरत से तो कुछ छुपा नहीं सकती। आप आराम कीजिए, कमर दर्द थोड़ी देर के बाद आपको काम होते हुए महसूस होगा। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला दीजिए। इतना कहकर कमल वहां से जाने वाली थी कि तभी दानिया उन्हें देख हंसीकर अपनी शांत आवाज में, क्या आप बता सकते हैं कि धनुष कहाँ पर है? कमला ये सुनकर अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए, वह दरअसल मालिक कुछ काम से बाहर गए हैं। वह जल्दी ही आ जाएंगे। शाम से पहले अगर आपको कोई परेशानी हो तो आपने कॉल कर सकती है। उन्होंने कहा है आपको ज्यादा परेशान नहीं होने के लिए। कहते हुए वो मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। और वही यह सब सुनकर दानिया सर पर हाथ रखकर, आखिर इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं बिना बताए ऐसे जाने की जरूरत थी। और सब क्या बताना चाहिए था? ये सब पता नहीं, आखिर कब तक मैं इसे हैंडल कर पाऊंगी? मुझे नहीं लगता कि मैं इस इंसान को हैंडल कभी जिंदगी में कर सकती हूँ। इतना बेशर्म, और ऊपर से इसकी हरकतें, भगवान ही जाने ये कैसे आगे संभाल पाएगा मुझे। खुद से ही इतना कहकर वह अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लेती है और फिर वहां से चली जाती है। वॉशरूम के अंदर फ्रेश होने के बाद वह बाहर आ जाते हैं। उसकी कमर अब भी दर्द कर रही थी। वह कमर पर हाथ रखकर वहां से बिस्तर पर लेट जाती है, अपनी आंखों को बंद कर लेती है। कुछ ही देर बाद उसे नींद भी आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के अंदर रुद्रांशी बैठी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग था जैसे वह किसी का इंतजार कर रही है। और वहीं कुछ देर के बाद कुणाल भी वहां पर आ जाता है, वहां पर मुस्कुराते हुए, आखिर हुआ क्या है? तुमने मुझे ये पर क्यों बुलाया? क्या सब कुछ ठीक तो है और तुमने ऐसा अचानक मुझे कॉल किया, क्या हुआ है? तुम्हारी आवाज से भी लग रहा था जैसे तुम किसी बात से परेशान हो। ये सुनकर कुणाल उसके सामने बैठकर परेशानी भरी आवाज में, हाँ परेशानी तो है, बहुत ज्यादा ही। वह दरअसल मुझे तुमसे यह जानना था कि तुम्हारी दोस्त क्या नाम है उसका। उसकी तरफ देखने लगता है और वही उसके बात को सुनकर रुद्रांशी जल्दी से, दानिया। कुणाल ये सुनकर अपना सर हिलाते हुए, हाँ वही, वह क्या उससे तुम्हारी बात हुई है? क्या कुछ कहा है उसने? रुद्रांशी कुणाल की बात को सुनकर हैरान हो गई थी। फिर भी वह उसकी तरफ देखकर अपना सर ना में हिलाते हुए, सच कहूं तो उससे बात ही नहीं हो पाई है मेरी, मैं खुद भी हैरान हूं। एक बार भी तो कॉल करना चाहिए, पर उसने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया है। ऐसा लग रहा है जैसे वह बहुत बिजी है। मेरी कल शाम ही उससे बात हुई थी, वह भी उसे कहीं जाना था, जिसकी वजह से ज्यादा बात भी नहीं हो पाई। इतना कहकर वह अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखकर, वैसे तुमने मुझे ऐसा क्यों पूछा? सब कुछ ठीक तो है? क्या तुम्हें उससे कुछ बात करनी थी? कुणाल ये सुनकर अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वह बस मैंने उसे देखा था, मुझे परेशान लगी, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। सोचा मैं तुमसे इस बारे में बात करूं। कहते हुए वह अपने मन में, अब मैं क्या करूं, इस कुछ पता नहीं है। और मुझे ये पता नहीं है कि भाई ने उसे लेकर कहां पर चले गए होंगे। उसके अपार्टमेंट के बारे में भी पता नहीं है। कैसे पूछूं, सही नहीं होगा। पर अब मैं क्या करूं, कैसे मैं पता लगाऊं, समझ नहीं आ रहा है। खुद से ही इतनी बातें करके वह अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिर अपनी सर को हिलाकर एक लंबी सांस लेते हुए, अच्छा तो तुम मुझसे पूछ लेना, जरूर कॉल करते। वैसे अकेला था तो दोनों साथ में खाना खा लेते हैं, तुम्हें भूख भी लगी होगी ना। रुद्रांशी अपना सर हिला देती है। दोनों ही अपना अपना ऑर्डर दे देते हैं। कुणाल कुछ सोचते हुए उसे देखकर, वैसे तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है? सब कुछ तो ठीक है? क्या मेरा भाई तुम लोगों के साथ बहुत अच्छा फ्रेंडली है? मतलब नॉर्मल ही वह रहते तो नहीं है? फिर भी कैसा रिलेशन है उनका स्टूडेंट के साथ, तुम्हारे साथ, तुम्हारी दोस्त के साथ?
कुणाल को जाना था कि धनुष का दानिया के साथ आखिर कैसा रिलेशन है, जो वह उसे वक्त इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था। और वही उसके सवाल को सुनकर वह अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए। सच कहूं तो प्रोफेसर के साथ रिलेशन तो हर किसी के बहुत अच्छे हैं। वह बहुत अच्छा सीखते हैं, हर एक चीज के बारे में परफेक्ट है, कोई परेशानी नहीं है। हम सभी को पर एक बात समझ नहीं आती है, वह हमेशा एक गुस्से में रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रीक रहते हैं। हमें नॉर्मल ही वह कभी भी कुछ ऐसा प्रश्न चीजों के बारे में बताते होंगे, अपनी प्रोफेशनली रिलेशन मेंटेन करते हैं। पर हाँ, हमें स्टडी के बारे में बहुत अच्छे अच्छे जानकारी देते हैं। और सभी स्टूडेंट यहाँ तक कि मैं, मेरी दोस्त, हम सभी के साथ उनके रिलेशन एक जैसा ही है, स्टडी से रिलेटेड हम सभी बात करते हैं। कुणाल सुनकर अपने सर हिला देता है। कुछ देर की बात के बाद रुद्रांशी रेस्टोरेंट के बाहर चले जाते हैं। कुणाल रुद्रांशी की तरफ देखकर, लगता है आज तुम ऐसे ही आई हूं, मैं अपनी मर्सिडीज लाया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें घर पर भी छोड़ दूंगा। सुनकर वह अपना सर हिला देता है और फिर कुणाल के साथ चली जाती है। बस यहाँ वहां की बातों के बाद शाम हो जाते हैं, जिसके बाद कुणाल उसे घर छोड़ देता है। वह मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। उसके छोटे से उसे पैलेस को देखकर वह अपने आप से ही, यहाँ पर तो मेरी दाल कुछ गली नहीं। पता तो कुछ लगा नहीं पाया, पर भैया अगर इतनी ही स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेक्टिव है तो वह सभी क्लोज होने चाहिए ना, फिर उसे पागल के पीछे क्यों है। और ऊपर से उसने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया है। जहां तक मैं उसके बारे में जानता हूं, वह अब तक मुझे 10 गालियां और मुझे मारने के सपने सजाए हुए थे। वह जरूर मुझे कुछ ना कुछ तो धमकी देती है, मुझे मारने के लिए आ ही जाती। पर अभी तो उसने एक मैसेज तक नहीं किया है मुझे। और भैया उनका गुस्सा तो अलग लेवल का है। कल उन्होंने मुझे बुलाया है ऑफिस में, उसके बाद क्या, मुझे तो सोच सोच कर डर लग रहा है कि आखिर ऐसा क्या किया है मैंने जो ये सब मेरे साथ ही हो रहा है। कुछ अच्छा करने जा रहा था, हो गया क्या बुरा ही। खुद से ही इतना कहकर वह अपने सर पर अपने हाथों को रखकर अपने सर को दबाने लगता है और सोचने लगता है कि वह ऐसा क्या करे जिससे वह सारी इंफॉर्मेशन निकले, पर उसके दिमाग में कुछ आता ही नहीं है, बल्कि परेशानी बढ़ती जा रही थी। उसे बार बार कल के बारे में याद आने लगता है, जिसे याद करके उसे और भी ज्यादा परेशानी महसूस हो रही थी। उसे आप उसके लिए घबराहट महसूस हो रही थी, क्योंकि एक बार भी उसने उसे कॉल तो नहीं किया था। कुणाल अपने मोबाइल को निकालकर फिर से दन्या कॉल लगने लगता है। इस बार भी वह कॉल उठाती नहीं है, जिसकी वजह से वह और भी ज्यादा परेशान होने लगता है। वही शाम का वक्त हो चुका था। दानिया ने धनुष का शर्ट और नीचे शॉर्ट पैंट पहनी हुई थी। वह लड़कों के कपड़े में खुद को देखने लगती थी, जहां वह खुद को ऐसे देखकर अपनी आंखों को बंद करके कर हिलाते हुए, इसके कपड़े में तो मैं जैसे दसा जाएंगे, कितने लूज शर्ट हो रहे हैं, पर मुझे इसी से काम चलाना होगा क्योंकि मेरे पास कोई कपड़े हैं नहीं, और ऐसे में नीचे बिना कुछ पहने घूम तो नहीं सकती ना। खुद से ही इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकालकर फार्म हाउस को देखने लगती है। वो पहली बार ऐसी जगह पर आई थी। फार्म हाउस उसको देखकर वह हैरान हो गई थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और उतना ही ज्यादा लग्जरियस दिख रहा था। वो अपनी नीली आंखें बड़ी कर हर तरफ देखने लगी थी। वो नीचे आकर बड़े से हाल को देख रही थी। तभी उसके साइड में खड़ी होकर मुस्कुराते हुए, क्या मैडम आपको कुछ चाहिए, क्या मैं आपको कुछ लाकर दूं, अब कुछ खाना चाहती है। कमल की यह बात सुनकर दानिया, जो पहले है पूरी खूबसूरती देखने में खो गई थी, वह अपना सर ना हिलाकर मुस्कुराते हुए, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैं अकेले कमरे में बैठकर थक चुकी थी, तो मैंने सोचा यहाँ पर आकर मैं घूम तो लूं कि बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह है और उतनी ही ज्यादा बड़ी है। आप परेशान मत हो, मैं देख लूंगी, अगर कोई सी चीज की कोई जरूरत हो तो मैं आपको बता दूंगी, थैंक यू सो मच। कमला ये सुनकर बस अपना सर हिला देती है और वहां से चली जाती है। दानिया उसे देखते हैं, फिर अपना सर हिलाकर वह भी वहां से चली जाती है। दानिया हाल की चारों तरफ देखने लगती है, बेहद खूबसूरत था वो सब। फिर वैसे ही वो गार्डन की तरफ चली जाती है। गार्डन में आकर वह थान दी होना हवाओं से महसूस करके वह जाकर बैठ जाती है। उसे उन ठंडी हवाओं को महसूस करके और उसे चांद को देखते हुए पता ही नहीं चलता है कि कब बैठे बैठे 1 घंटा हो गया है। तभी उसे पीछे से बाहों में भर देता है धनुष। जैसे वह अपनी नजरें तिरछी करके देखने लगते हैं, तो दोनों उसे देखकर मुस्कुराई जा रहा था।
उसे ऐसे देखकर वह अपनी आंखें छोटे छोटे करके, आपके अंदर थोड़ी भी दिमाग नाम की चीज नहीं है। ऐसे बिना बताए कौन जाता है? एक बार भी तो बताना चाहिए था ना, आपने एक बार भी मुझे बताया नहीं और ऐसे ही चले गए, वह भी ऐसी जगह पर अकेला छोड़कर। आपको नहीं लगता कि मैं घबरा जाऊंगी? और ऊपर से आपने तो मेरे सवालों का जवाब देना ही छोड़ दिया है। एक जवाब तक नहीं दिया है और ऐसे ही अपनी मनमानी करके चले गए। कहते हुए वह मुंह फुलाकर उसे देखने लगती है। और वही उसका खुला हुआ मुंह को देखकर धनुष के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। धनुष उसके साइड में बैठ जाता है। वह उसे की कमर को पकड़कर अपनी गोद में बैठकर उसकी आंखों में देखकर अपनी गहरी आवाज में, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मैं इतनी आसानी से छोड़कर जा सकता हूँ? छोटा कर को एक जरूरी काम था, वही करने के लिए गया था। परेशान मत हो, अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। कहते कहते वह उसके बेहद नजदीक चला जाता है। और वही उसकी हरकत को देखकर वो उसके सीने पर हाथ रखकर, पर मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी है। बस भी कीजिए, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। वैसे भी मुझे ना आपने अभी तक सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। आपने मुझसे शादी कब की और वह पेपर पर सिग्नेचर उसका क्या मतलब है? उसके चेहरे पर इस बार बहुत ज्यादा परेशानी थी। और वही उसके चेहरे की परेशानियों को देखकर धनुष अपनी गहरी आवाज में, परेशान मत हो, मैं बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। और वही मैं दे रहा हूं, और मुझसे शादी करके तुमने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है? तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है? क्योंकि फ्यूचर में मैं ही तुम्हारा पति होने वाला था, तो फिर इतनी ज्यादा परेशानी क्यों? कहते कहते वो उसकी आंखों में देखने लगता है और वही उसकी बातों को सुनकर वो परेशान होते हुए, इसकी वजह तो आप ही हैं, आप खुद से ही पूछ लीजिए। और वैसे भी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, शादी का मतलब क्या है? क्योंकि मैं इस वक्त शादी करना नहीं चाहती थी, और आपने शादी करवा दी। वो सब ठीक है, और इस शादी के बाद ये सब कौन हैंडल करेंगे? लगभग गुस्से में चिल्लाने लगी थी। और उसे ऐसे चिल्लाते और गुस्से में देखकर धनुष अपनी गहरी आवाज में, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या हैंडल करना है? दानिया सुनकर उसे गुस्से भरी नजरों से देख कर, प्रेगनेंसी, और क्या मैं अभी किस उम्र में हूँ? और अगर ये सब होता रहा तो इतनी जल्दी तो शादी के सपने नहीं सजाए, तो यह ऐसी शादी मतलब कुछ भी नहीं है। ना इसमें कोई एंजॉयमेंट है ना कुछ, बस पेपर पर सिग्नेचर, वह भी मुझे पता नहीं कि कैसे किया। मैंने ऐसे किसी की शादी होती है? और मेरी शादी तो सच में ये तो कहानी बनी चाहिए मेरे ऊपर, मैं अपने बच्चों को कहानी के बताऊंगी हम दोनों की शादी के बारे में। कहते हुए अपने हाथों से इशारा करते हुए, ये कि हाँ तुम्हारे पापा ने पेपर पर सिग्नेचर करवा दिए। मुझे पता भी नहीं चला, और यह शादी कैसे हुई यह मुझे पता भी नहीं। कहते कहते वह अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर उसे गुस्से में देखने लगते हैं। और वही उसकी बात को सुनकर धनुष अपनी गहरी आवाज में, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत है, और वैसे भी यह शादी जो हम दोनों ने की है, ऐसे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे लिए कोई मुसीबत नहीं है। तुम्हें कैसा लड़का मिला है जो किसी लड़की की तरफ देखा तक नहीं है? शादी की तो मुझे लगता है ये शादी की परेशानी तुम्हें छोड़ देनी चाहिए। तुम्हें जैसे ही चाहिए वैसे हम ग्रैंड वेडिंग करेंगे, फिर फिलहाल वक्त है। अगर तुम चाहो तो मैं कुछ और कर सकता हूँ स्पेशल तुम्हारे लिए। दानिया धनुष के बात को सुनकर ना समझे मैं उसे देखने लगती है, जो उसे अपनी गोद में उठाकर अपने साथ ले जाते हुए, बस बहुत हो गया, बहुत ज्यादा थक गई होगी। तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है। तुमने खाना तो कुछ खाया नहीं होगा, ज्यादा दिमाग चलाने की वजह से दिमाग भी दर्द कर रहा होगा। खुद पर ध्यान देना सीखो, ऐसे अगर रहोगी तो मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में हमारे बच्चे मैच्योर होंगे। वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि तुम बच्चों तक चली जाओगी, क्योंकि जो लड़की सुबह शादी तक के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी, आज वही बच्चों के बारे में सोच रही हूँ। तो क्यों ना हम हनीमून की प्लानिंग बनाएं? धनुष इस समय बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है। तो और वही उसकी क्यूटनेस को देखकर दानिया अपनी आंखों को बंद कर लेती है। तभी धनुष कुछ सोचते हुए, अब अपनी आंखों को बंद करके मेरे बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि खुली आंखों के सपने हैं ये तुम्हारे, जो कभी भी टूटने नहीं वाले हैं और ना ही कभी खत्म होने वाले हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर दानिया सर हिला देती है। वह उसे देखकर खुद से ही, मतलब तुम ना कभी भी नॉर्मल बातें कर ही नहीं सकते हैं। ये तुमने मुझे बता ही दिया है, कोई कह सकता यह वही प्रोफेसर है जिससे पूरा क्लास डरता है। और यह वही लॉयर है जो टॉप 1 की पोजीशन पर है। वही मैं सोचूं कुणाल इतना ज्यादा क्यों घबराता है तुमसे? तुम तो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हो, मतलब तुम्हारे सामने तो क्रिकेट भी फेल है। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर तुम्हें शादी करनी नहीं थी तो तुमने दी को बताया क्यों नहीं? उन्होंने कितने सारे सपने सजाए थे,
मुझे किसी का घर तोड़कर खुद का घर नहीं बनाना है। ये तो मेरी फैमिली ने मुझे सिखाया नहीं है। ये लाइन जो थी यह सुनकर धनुष कुछ पल उसके चेहरे को देखा है और फिर उसे अपनी गोद में बैठकर उसकी आंखों में देखते हुए, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सिवा इस धनुष के दिल पर कोई और राज कर सकता है? कोई बैठा है ऐसा? ये शादी मैंने पहले भी कहा था, घर वालों ने फिक्स करवाई थी, मैंने इसके लिए पहले ही इनकार कर दिया था और साथ में तानिया से भी इस बारे में बात की थी। तुम्हें क्या लगता है तानिया को मैं अपनी आवाज क्यों सुनाने के लिए दूंगा? उसे क्लियरली मैंने बताया था कि मेरी जिंदगी में पहले से ही एक है, उसकी कोई जगह नहीं है। दानिया इस पल खामोश रहते हैं तो बस उसकी आंखों में देख रही थी, वह भी उसकी आंखों में देखा है। तभी कमल अपना सर झुकाकर वहां पर आते हुए, खाना तैयार हो गया है। दानिया ये सुनते ही जल्दी से उसके गोद से खड़ी हो जाती है और बिना उसकी तरफ देख वहां से चली जाती है। उसका चेहरा शर्म से लाल लाल हो गया था और वही हमारा धनुष बस उसे देख रहा था। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और फिर कमल को अपनी ठंडी नजरों से देखकर वहां से चल जाता है और वही कमल अपने सीने पर हाथ रखकर खुद से ही लगता है। गलत टाइमिंग पर आ गई, ये तो ऐसे देख रहे थे जैसे अभी मुझे जान से मार देंगे, पर चलो अच्छा है, मैडम के सामने तो बहुत प्यार से रहते हैं, नहीं तो इनका हर दिन वह रूप देखकर परेशान हो गई थी। जब भी यहाँ पर आती है तब अपने साथ तूफान को लेकर आते हैं। ऐसा दिन नहीं जाता होगा जिस दिन इन्होंने किसी सर्वेंट को काम से ना निकला हो। थक गई थी ढूंढ ढूंढ कर सर्वेंट को, पूरा गुस्सा उन पर निकलते थे और कुछ बोलो तो ऐसे दिखते थे जैसे अभी मुझे जान से मार देंगे। खुद से ही इतना बात करके कमला वहां से चली जाती है। दानिया इस समय खाना खा रही थी, वो सच वह भी बहुत ज्यादा लग रही थी, अब उससे पहले से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। कमला ने उसे पेन किलर भी दी थी और साथ में उसके गर्म पानी में पर भी रखवा दिए थे, जिसकी वजह से उसे अच्छा महसूस हो रहा है, पर में दर्द कम हो रहा है नहीं, तो उसके लेग बुरी तरह से दर्द कर रहे थे। वह खामोशी से खाना खा रही थी। धनुष वहां पर आ जाता है, वह भी उसके साइड में बैठ जाता है। दोनों ही खाना खा रहे थे, इस बार दोनों में से कोई कुछ राहत नहीं है। दानिया अपना खाना कंप्लीट करके कुछ सोचते हुए धनुष की तरफ देखकर, वो मेरा मोबाइल कहाँ पर है? मतलब मुझे अपने बैग भी नहीं मिली है, मैं किसी को कॉल भी नहीं किया है, सब लोग परेशान हो जाएंगे, पापा के अगर कॉल आए के तो वह और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। वो अपनी नीली आंखें बड़ी कर हर तरफ देखने लगी थी। वो नीचे आकर बड़े से हाल को देख रही थी, तभी उसके साइड में खड़ी होकर मुस्कुराते हुए, क्या मैडम आपको कुछ चाहिए? क्या मैं आपको कुछ लाकर दूं? अब कुछ खाना चाहती है? कमल की यह बात सुनकर दानिया, जो पहले है पूरी खूबसूरती देखने में खो गई थी, वो अपना सर न हिलाकर मुस्कुराते हुए, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, दरअसल मैं अकेले कमरे में बैठकर थक चुकी थी, तो मैंने सोचा यहाँ पर आकर मैं घूम तो लूं कि बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह है और उतनी ही ज्यादा बड़ी है। आप परेशान मत हो, मैं देख लूंगी, अगर कोई सी चीज की कोई जरूरत हो तो मैं आपको बता दूंगी, थैंक यू सो मच। कमला ये सुनकर बस अपना सर हिला देती है और वहां से चली जाती है। दानिया उसे देखते हैं, फिर अपना सर हिलाकर वह भी वहां से चली जाती है। इतना कहकर वो अपने हाथों को उसके पैरों पर ले जाकर उसके पैरों को अलग करके नीचे झुक जाता है, जिससे तानिया अपनी आंखें कस के बंद कर लेती हैं। कुछ ही देर बाद उसकी आवाज गूंजने लगती है, उन आवाज में बार बार मौर्य का नाम आ रहा था और मौर्य उसके ही आवाजों को सुनकर बहुत ज्यादा वाइल्ड होने लगा था। एक की जगह 2 राउंड होने के बाद तानिया उसे गुस्से में देखती है, पर मौर्य अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए उसे अपनी बाहों में भरने लगता है। तानिया मुंह फुलाल कर अपनी आंखों को बंद कर चुकी थी। मौर्य उसके चेहरे को कुछ पल निकालने के बाद कुछ सोचते हुए वह वहां से जाने लगता है। वो उससे दूर होकर कपड़े पहनकर अपने हाथों में मोबाइल को लिए बालकनी में चला जाता है। तानिया उसे जाते हुए देखते हैं, फिर मुस्कुराते हुए ताकिए को अपने सीने से लगाए हुए अपनी आंखों को बंद कर लेती है। वही मौर्य आ जाता है बालकनी में, वहां पर आकर वो मोबाइल को देखा है, फिर कुछ सोचते हुए किसी को कॉल लगता है। धनुष तो स्टडी रूम में बैठा हुआ था, होठों के बीच सिगरेट रखी हुई थी। वो जब मौर्य के कॉल को आते हुए मुस्कुराहट आने लगता है तो उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाते हैं। वो कॉल को उठाकर, मुझे लगा था कि नहीं देरी हो जाएगी, वैसे फार्म हाउस पर सब कुछ ठीक तो है ना, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अगर ऐसा है तो भाई बता सकते हो, अगर आपने इतना सब कुछ मेरे लिए किया है थोड़ी बहुत तो मदद मैं कर ही सकता हूँ। मौर्य ये सुनता है तो कुछ पल खामोश हो जाता है, उसके बाद अपनी आंखें हैरान से बड़ी करके
आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? और एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर तुम इतने गुस्से में क्यों चले गए? और यह शादी तोड़ने का फैसला तुमने लिया है कैसे? ये तो तुम करने वाले नहीं थे तो फिर? धनुष लैपटॉप की स्क्रीन को देखकर, क्या मैंने यह आपको बताया था कि यह मैं करने वाला नहीं हूँ? ये तो दादाजी बता रहे थे। बिना मुझे जाने हैं आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं कुछ करूंगा नहीं? और रही बात गुस्से में जाने की, तो वजह तो आपके सामने थी। मैंने पहले भी कहा था वो आपकी वहां पर की रहेगी क्योंकि मुझे वो पसंद ही नहीं है। मौर्य ये सुनकर कुछ सोचते हुए, पर तुम ये शादी जरूर तोड़ रहे हो तो ये शादी पूरी तरह से तोड़नी चाहिए थी। तुमने मुझसे रिश्ता क्यों जोड़ने के लिए कह दिया? धनुष ये सुनकर हंसने लगता है। वो हंसते हुए, मुझे लगता है आपको मेडिसिन खानी चाहिए। उम्र बढ़ गई है और यह कहने की जरूरत तो है नहीं मुझे कि आपके साथ रिश्ता क्यों जोड़ दिया है। कितना खुद को रुकोगे? वैसे ये 30 साल की उम्र में ऐसे ही अकेले प्यार के लिए तड़पते रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कल का दिन अंदाज तो लगा ही सकते हो कि फ्यूचर के दिन कितने अच्छे होने वाले हैं। मौर्य परेशान होते हुए, आखिर धनुष तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? ये तो मुझे बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। मैं इतना जानता हूं कि जरूरत तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है और वो बिल्कुल भी सही नहीं है। धनुष अपनी आंखों को बंद करके सिगरेट को अपने होठों पर रखकर, भैया मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आपको बिजनेस के अलावा किसी और चीज पर ध्यान देने में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? और अब तो आपकी जिंदगी में आपकी मोहब्बत भी आई है, तो मुझे लगता है कि आपको उसे पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी के बारे में और अपने प्लान्स के बारे में बहुत ज्यादा श्योर हूँ। और वैसे भी आपको आपकी जिंदगी की खुशी मिल रही है, तो उसे एंजॉय कीजिए। वैसे भी माँ के हाथों में तो पोता चाहिए ही, उनके हाथों में दे दीजिए। मौर्य ये सुनकर कुछ पल के लिए खामोश होने के बाद, वैसे मुझे एक बात बताओ कि तुमने दानिया गुस्सा करना और उसे अपने साथ ले जाना। जहां तक मैं जानता हूं तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। अगर वो कुणाल की गर्लफ्रेंड भी है तो भी तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम आ गई थी? क्योंकि तुम तो शादी तोड़ने वाले थे। फिर तुम उसे गुस्से में कहां पर लेकर गए? क्या मैं सोच रहा हूं सही है? क्या उसे लड़की की आवाज जो मैंने सुनी थी, यह वही है? मैंने जिस पल उसकी आवाज सुनी थी ना, उसे पर ही मुझे पता लग चुका था कि यह वही लड़की है जो उसे रात तुम्हारे साथ थी। धनुष हंसते हुए, तो फिर आपको क्या जानना है? सब कुछ तो पता ही है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना ज्यादा दिमाग चलाओगे। मौर्य कुछ सोचते हुए, तुम जानते हो ना कि इससे क्या होगा? वो कॉलेज स्टूडेंट है और तुम क्लास के स्टूडेंट है। जल्दी ही तुमने किसी को अपने दिल में बैठा लिया। मैंने तो धनुष को देखा है, जो किसी को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। क्या तुमने उसे भूलकर उसने नया साथी ढूंढ लिया है? धनुष सुनकर बड़े अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, धनुष राजवंशी हूं मैं, अपने डिसीजन कभी बदलता नहीं हूं। जिसे चाहा है उसे पाकर ही रहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ क्यों न करना पड़े। शादी जरूर आपकी उसके साथ हो रही है, पर किसी को आपकी खुशियों से भी तकलीफ हो सकती है। चारों तरफ नजर रखें, बेहतर आपके लिए ही रहेगा। कहते हुए वो कॉल को कट कर देता है और वैसे ही सामने देखने लगता है। धनुष अपनी जगह पर खड़ा होकर जाने लगता है। तभी उसका मोबाइल फिर से वाइब्रेट होने लगता है। इस बार किसी अनजान नंबर से कॉल आया था। वो कॉल को उठा लेता है। कुछ पल की शांति के बाद, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी उसे ढूंढ लोगे। यह सुनकर धनुष अपनी आंखों को बंद कर लेता है। फिर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, उम्मीद ये भी नहीं थी कि कोई इतनी शिद्दत से किसी को छुपाएगा और वह इतनी जल्दी मुझे मिल जाएगा। वैसे छुपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी मिली के से। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि पता भी लग गया। ये सुनकर सामने वाला अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए, क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में? हर तरफ मेरी नजरें होने के बावजूद भी तुमने अपना खेल खेल लिया। जब तुमने अपने खेल को पूरा किया, तब जाकर मुझे पता लगाने दिया। तुम्हें सब कुछ पता था फिर भी तुम अनजान बने बैठे हो, ये तो सही नहीं है ना? ये आवाज बहुत ज्यादा गहरी थी और वही धनुष ये सुनकर हंसते हुए, अब इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो वही दिखाना ना जो जरूरी था। और वैसे भी कुछ चीजों को छुपाना हमसे ही सीखा है। मैंने वैसे भी रिश्तेदारी में तो बदल ही गए हैं। पेपर तो आ ही गए होंगे आपके पास। अब कब आ रहे हैं मेरे घर पर? ये सुनकर सामने वाला गुस्से बड़ी आवाज में, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करोगे और मैं शांति से बैठा रहूंगा? उसे जरूर अपना बना लिया है। एक बात मैं क्लियर बता दूं तुम्हें, इतना आसान नहीं है रास्ता। क्या पता मैं अपनी बच्ची को तुमसे दूर करने के लिए उसे कहीं लेकर जाऊं या तुम्हें मार दूं, कैसा रहेगा? धनुष अपनी ठंडी आवाज में, ये सोचने से पहले खुद को देख लीजिए, जरूर आपके पास पावर है, सब कुछ है, पर आप ये बात भूल गए हैं कि मैं भी कोई ऐसा शख्स नहीं हूं जो किसी की चाल में आसानी से आ जाए।
ये जानते हुए भी कि सामने वाला कौन है, धनुष राजवंशी के बारे में अच्छे से सर्च कर दीजिए। आपको क्या लगता है मैं आपके साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता? खामोश बेटा हूं क्योंकि वक्त नहीं है अच्छा, और आपकी बेटी के साथ मेरा रिश्ता तो गहरा है। अगर उसे सच्चाई पता चल गई तब क्या होगा? एक ऐसा शख्स जिसमें इतने सालों से अंधेरे में छुपाया हुआ है उसे। इतना कहकर धनुष तो खामोश हो जाता है। वही सामने वाला और कोई नहीं प्रदीप था, जो धनुष के मैरिज पेपर देने के बाद पूरी तरह से हैरान था। धनुष ने उसे जानबूझकर पेपर भेजे थे क्योंकि वह प्रदीप के बारे में अच्छी तरह से जानता था। प्रदीप एक डॉक्टर के साथ एक अलग पर्सनैलिटी मेंटेन किए हुए हैं, इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। प्रदीप अपने गुस्से को कंट्रोल करके, बहुत जल्दी ही मैं आने वाला हूं, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। इतना कहकर वो गुस्से में कॉल को कट कर देता है, और वही धनुष पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए मोबाइल को देखकर सुसर बना नहीं है। और गुस्सा तो देखो, जिसके सामने किसी की मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती है, उसे भी धमकी दे रहा है। इसे क्या लगता है यह मुझे धमकी देगा और मैं खामोशी से सुनता रहूंगा? ये बस एक बार आ ही जाए तो पता चलेगा इस किसने किसके रास्ते में आने की कोशिश की है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है, तो सोचकर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आने लगती है। अंधेरे से कमरे के अंदर प्रधान सोफे पर बैठा हुआ था। इस समय उसके सामने व्हाइट कलर के ड्रग्स के पैकेट रखे हुए थे। प्रधान को देखकर उसका असिस्टेंट परेशान होने लगा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नशे में था, और उतना ही ज्यादा गुस्से में को असिस्टेंट बड़ी हिम्मत के साथ प्रधान के सामने खड़ा हो जाता है। प्रधान ड्रिंक ग्लास को अपने हाथों में लिए अपनी ठंडी आवाज में, कब तक उसकी खबर मेरे पास आएगी? अभी तक उसके खबर नहीं आई है मुझे तक। वह गया कहाँ पर है और वह क्या क्या करता है, मुझे हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सुनकर वो आदमी अपना सर झुकाते हुए, हम इन्फॉर्मेशन निकल रहे हैं, उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। उसकी फैमिली के बारे में तो पता चल गया है, पर उनका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और ऐसे ही कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता क्योंकि उनकी फैमिली के पीछे ऐसे बॉडीगार्ड रखे हुए हैं जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। हमने उन पर नजर रखने के लिए हमारे एक आदमी को भेजा था। किसी की नजर उसे पर चली गई तो वो उसके पीछे आने लगा, पर उसने अपनी जान एक्सीडेंट में गंवा दी। ये सुनकर प्रधान अपनी आंखों को बंद करके अपनी ठंडी आवाज में, इसका मतलब हमारे आदमी तो काम के हैं ही नहीं, उनकी नजर काम पर है ही नहीं, सारी नजर तो उन्हें अपने नशे में डाल दी है, जो एक भी काम के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आखिर इतनी ज्यादा बेवकूफियां कैसे कर सकता है कोई? ये पता होने के बावजूद भी कि हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं वो क्या है सभी को पता है, फिर भी हर कोई खामोश है, कोई भी अपना काम सही से नहीं कर रहा है। दुर्रानी वो खामोशी से खाना खा रही थी। धनुष वहां पर आ जाता है, वो भी उसके साइड में बैठ जाता है। दोनों ही खाना खा रहे थे। इस बार दोनों में से कोई कुछ राहत नहीं है। दानिया अपना खाना कंप्लीट करके कुछ सोचते हुए धनुष की तरफ देखकर, वो मेरा मोबाइल कहाँ पर है? मतलब मुझे अपने बैग भी नहीं मिली है, मैं किसी को कॉल भी नहीं किया है। सब लोग परेशान हो जाएंगे पापा के, अगर कॉल आए के तो वह और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। धनुष्य सुनकर अपना सर हिलाकर कुछ सोचते हुए, बैग तो मेरी कार में है, तुम मेरा इंतजार करो, मैं उसे लेकर आता हूँ। धनुष इतना कहकर वहां से चला जाता है, और वही उसे कहते हुए दानिया मुस्कुराकर देख रही थी। उसकी आंखों में पता नहीं क्यों उसके लिए एक अलग ही फीलिंग दिख रही थी, चमक दिख रही थी। तभी वहां पर कमल जाकर मुस्कुराते हुए, मैडम यह आप दुख भूल गई थी, ये दूध पी लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। दानिया दूध के गिलास को देखकर छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए, ये बिल्कुल भी नहीं, मेरी माँ भी मुझे देती थी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसका स्वाद ही मुझे अजीब लगता है। दानिया के चेहरे को देखकर कमला अपनी होठों पर मुस्कुराहट लिए, ये बहुत अच्छा रहता है, केसर वाला दूध है, आपको रात को परेशानी नहीं होगी, पता है आपको पसंद नहीं होगा पर यह आपके लिए बहुत अच्छा है, पी लीजिए। कहकर वो उसे देखने लगती है, और वही उसकी बात को सुनकर वो पी ही रहती है क्योंकि कमला जो इतने प्यार से उसे देख रहे थे, वो पूरा दूध पीने के बाद कमल के हाथों में गिलास देती है। वही कमल उसके कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से, मेरी बच्ची जैसी हो, पता है शादी हो गई है पर इस हालत में ज्यादा भी तकलीफ नहीं उठानी चाहिए, और उम्र कम है, ऊपर वाले के दिन होती है, पर सबको कहना कि वो इसका इस्तेमाल करें जिससे आपको और वक्त मिले, समझ रहे हो ना? कहकर कमला वहां से चली जाती है, और वही कमल की बात को सुनकर दानिया, तेरा चेहरा टमाटर की तरह लाल लाल होने लगता है। उसे समझ आ गया था कि क्या इस्तेमाल करने की बात कर रही थी। तब तक वहां पर धनुष आ जाता है। वो वहां पर आकर दानिया चेहरे को देखने लगता है जो लाल लाल हो गया था,
वो उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर, ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा लाल लाल हो गया है? धनुष की बात का कोई जवाब न देकर दानिया वहां से चली जाती है, और वही उसे जाते हुए देखकर वह बस अपना सर हिला देती है, और वही अपने मोबाइल को लेकर वह चला जाता है। रात का समय हो चुका था। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक आदमी और साथ में एक औरत दोनों ही एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर आते हैं, वैसे ही एक ही कतार में ब्लैक कलर के कार्स लाइन में खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से सभी की नजर उन पर चली जाती है। पर वो दोनों पूरी तरह से इग्नोर करके अंदर बैठ जाते हैं। दोनों के अंदर बैठते हैं। ड्राइवर के साइड वाली सीट पर एक आदमी उसके सामने टैप आगे करके अपनी शांत आवाज में, इसमें सारी डिटेल है जो आपने मांगते हैं। अभी तक उसे कोई खबर तो नहीं आई होगी आपके बारे में। क्या हमें उससे मिलना चाहिए या दोनों से एक साथ गाना चाहिए? वैसे मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगा। वो आदमी जो इस समय टैप की तरफ देख रहा था, वो ये सुनकर अपनी गहरी नजरों से उसे देखते हुए, अभी नहीं, अभी वक्त है, कोई खबर नहीं होनी चाहिए, किसी को दोनों की डिटेल्स निकालो, और याद रहे जितना हो सके उतना ये चीज सबकी आंखों से छुपानी चाहिए। उसे आदमी की आवाज बहुत ही ज्यादा ठंडी थी मगर उतनी ही ज्यादा डरावनी, और यह सुनकर वो शख्स भी अपना सर हिला देता है, कुछ कहता नहीं है। तभी वो औरत उसकी तरफ देखकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, कब तक ऐसे गुस्सा वाले चेहरे बनाने वाले हो तुम? अब हम दोनों इंडिया में आ गए तो थोड़ा तो खुश रहो। मैं कब से यहाँ पर आना चाहती थी और तुम मुझे यहाँ पर आने ही नहीं दे रहे थे, और जब आ गए हैं तो फिर से अपना काम शुरू कर रहे हो। जब मैं होती हूँ तब तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि काम पर ध्यान मत दिया करो? उसे औरत की बात को सुनकर वह आदमी बस उसे देखा है पर कुछ कहता नहीं है। वो औरत उसके सीने पर अपना कर रख देती है। ये देखकर वो आदमी उसके बालों को सहलाकर सामने देख रहा था। उसके चेहरे पर ठंडा एक्सप्रेशन थे। सुबह का वक्त हो गया था। दानिया अपनी आंखें खोलता है। इस बार भी उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, यहां तक कि पूरे शरीर पर निशान थे, जिसका मतलब साफ था कि उसके शरीर पर क्या हुआ था। कल रात वो अपने आप को देखते हैं और अपना सर हिलाते हुए खुद से ही, शादी को ठीक से एक दिन भी मुझे नहीं लगता है हुआ है, मुझे पता चले, और यह इंसान तो अपना चेहरा दिखाना शुरू कर रहा है, जिसके अंदर इतनी हिम्मत भी कहां से आती है। पता नहीं इसके साथ शादी करके कौन सी खुशी मुझे मिलने वाली है। परेशान कर रखा है इसने तो मुझे। कुछ सही इतना कहकर वो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और फिर अपना सर हिलाते हुए, अब मुझे पहले फ्रेश होना होगा, और मैं अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर वैसे ही छोड़ दिया था बात करने के लिए। मोबाइल जब हाथ लेने के बारे में सोच रही थी तभी आ गया और पीछे से इंसान ने तो हद ही कर ली है, कहते हुए शर्माने लगते हैं, और फिर अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़कर वो वहां से धीरे धीरे कदम लेकर जाने लगती है। वो बहुत ही ज्यादा धीमे कदमों से चल रही थी। उसके पैरों से ही पता चल रहा था कि उसके पैरों में कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। वॉशरूम के अंदर जाकर वो पहले फ्रेश होने लगती है। पूरी बॉडी को अच्छे से क्लीन करने के बाद जाकर उसे राहत की सांस मिलती है। जब वो बाहर आकर कपड़े पहनने के लिए कपबोर्ड में देखने लगते हैं तो वहां पर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वहां पर और पूरी तरह से कपड़ों से भरा गया था, और यह सब कपड़े उसके ही थे। इतने सारे कपड़ों को देखकर वो हैरानी के साथ, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने तो जहां तक देखा था कल तो यहाँ पर कोई भी कपड़े नहीं थे, आज कैसे यहीं पर आ गया? मुझे कैसे नहीं पता चला होगा कि इंसान भी ना क्या क्या चीज छुपा कर रखता है। ऐसे ही पता है मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, ऐसा कैसे भगवान ही जाने, यह मुझे ऐसे कितने ज्यादा झटका देख। पहले ये शादी मतलब लिटरेरी शादी के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चला, और अब ये सब पता नहीं मेरे आंखों के सामने ये कितना कुछ करके जाएगा और मुझे ही पता नहीं चलेगा। इतना कहकर वो अपने सर को हिलने लगते हैं और फिर कपड़ों को पहनना शुरू कर देती है। वो तैयार होकर नीचे हॉल की तरफ बढ़ने लगती है। सीढ़ियों से नीचे आते हुए उसे मिल जाता है धनुष, जो न्यूज़पेपर को अपने हाथों में लिए पढ़ रहा था। उसे ऐसे देखकर वो उसके पास आकर बैठ जाते हैं। धनुष उसको देखकर न्यूज़पेपर को साइड में रख देता है और पूरा अटेंशन उसे पर डालकर, क्या बात है, जल्दी ही उठ गई, मुझे लगा था कि और ज्यादा देर तक सो जाओगी। वैसे इतनी जल्दी उठने की कोई जरूरत तो थी नहीं, तुम्हें आराम कर सकती थी तुम। दानिया उसकी इस बात को सुनकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके, मुझे ना आपसे बात करना ही नहीं चाहिए था। रात को अपनी इतना परेशान किया और अब बेशर्म की तरह बोल रहे हैं कि नहीं, और आप ऐसे कर भी कैसे सकते हैं? पहले ही आपको पता था मैं बहुत ज्यादा वीक हूं और फिर भी देखो आप मानेंगे तो अपना। कहते हुए छोटे बच्चों की तरह पाउडर बनाकर उसे गुस्से में देखने लगती है
और वही उसके गुस्से भरे चेहरे को देखकर वो अपनी होठों पर मुस्कुराहट लिए। इतना ज्यादा गुस्सा भी अच्छा नहीं होता है शुरुआत में, आगे आगे बहुत कुछ होने वाला है। तुम्हें बहुत सारे चेहरे जो किसी ने नहीं देखे हैं वो तुम्हें देखने वाले हैं, तो अभी से शुरुआत करो। रात को तुमने वह अच्छी नहीं कहा कि बेशर्मी। अगर तुम पूरी तरह से एनर्जेटिक होती तो शायद मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी जल्दी अपनी आंखें खोल देता। इतना तो मुझे अपने स्टैमिनेट पर कॉन्फिडेंस है। तुम एक ही राउंड में पूरी तरह से थक चुकी थी। मेरा मन तो पूरी रात करने का कर रहा था, पर तुम हो जो। कहते कहते वो अपनी सर को हिला देता है, और वही उसकी बातों को सुनकर दानिया अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करके उसे देखते हुए, क्या पूरी रात? तुम ठीक तो है? तुम सोच भी कैसे सकते हो इस बारे में? यहाँ पर मेरी हालत खराब हो गई और आप ऐसी बातें कर रहे हो, मतलब सीरियसली आपको थोड़ी भी मेरी फिक्र नहीं है? धनुष उसकी कमर को पकड़कर पैसे ही अपने नजदीक करके उसके बालों को सहलाते हुए, क्या लगता है अगर तुम्हारी फिक्र नहीं होती तो मैं तुम्हें छोड़ देता? बिल्कुल भी नहीं, पर मैं शांत रहा क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। वैसे भी मेरी 28 साल की जवानी में मैं किसी को हाथ तक नहीं लगाया है, और अब अगर तुम मिल गई हो तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? पूरी तरह से अपने 28 साल का बदला लेकर रहूंगा। तुमने बहुत इंतजार करवा दिया मुझे, जो किसी के बस की बात नहीं है। अपनी बात पूरी करके अपनी गर्म हो तो उसके गर्दन पर वह रखना लगता है, और वही उसका ऐसा करना दानिया के लिए हैरानी भरी था। वो बस उसे देखे जा रही थी, जो अपने होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट है, उसके होठों पर अपनी गर्म सांस छोड़ रहा था। ये सब देखकर वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। तभी वो महसूस करती है कि उसने उसके होठों को कैद कर लिया है। ये देखकर वो परेशान होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। दानिया धनुष को तो अपने से दूर करना चाहती थी, पर एक धनुष जिसे उसके कमर को बहुत अच्छी तरह से पकड़ लिया था। अब उसके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, उससे दूर तो वह जा नहीं सकती थी, क्योंकि धनुष ने ऐसे उसे पकड़ा हुआ था कि वो दूर जा ही नहीं सकती थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था धनुष पर। दोस्तों एक गुड न्यूज़ है, मैंने अपनी एक स्टोरी स्टार्ट कर दी है जो बंद हो गई थी, वह भी नए के साथ। तो उसके लिंक चाहिए होगी तो डीएम मुझे कर देना। स्टोरी नेम बिलियनेयर इनोसेंट ब्राइड। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बट नीचे के डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़े दोस्तों, क्योंकि नीचे के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नई स्टोरी स्टार्ट कर दी है और आशा करती हूँ आप सभी से पढ़ेगा। और इसी के साथ दोस्ती, मेरी सारी स्टोरी को सपोर्ट करते रहना। मैं जितना हो सके उतना जल्दी स्टोरी को कंप्लीट करूंगी, पर उसके लिए आप सभी को सपोर्ट चाहिए और ऐसे ही साथ देते रहेंगे जिससे ये स्टोरी आगे तक बढ़े और आप सबके ढेर सारे सपोर्ट से स्टोरी हमेशा ही आगे रहे। आशा करती हूँ आप सभी इसके लिए साथ देंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।